हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के आने वाले एग्जाम से संबंधित जो 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हैं एग्जाम फर्स्ट ईयर के 2020-22 बैच के जो एग्जाम फर्स्ट ईयर के होने हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियोज में जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज है पहला पेपर आपका, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो पैटर्न रहेगा उसमें आपका 45 अंक का यानी कि 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपके जो 20 मार्क्स के होंगे वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। उनमें से 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला है कि आपके जो 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 प्रश्न आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होगी वो होगी ट्रू फॉल्स की, यानी कि सही और गलत की, जो 5 क्वेश्चंस होंगे उनमें। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी होगी वो होगी फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उससे संबंधित होगी। तो ये इस तरीके के 3 कैटेगरीज में डिवाइड होकर के 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका वो रिलेटेड होगा आपके शॉर्ट आंसर से, जो कि लगभग 8 प्रश्न मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने के लिए। उनमें से आपको 5 करने होंगे और 5-5 नंबर के होंगे, तो 25 नंबर ये और 20 नंबर वो, तो टोटल 45 मार्क्स का आपका ये पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 18 से 17 भी हो जाता है तो एक में तो चलो, एक दो में विद ग्रेस लग के पास हो जाता है, बट सभी में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है, उससे ज्यादा लाए बहुत बढ़िया। तो चलिए हम जानते हैं, डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि इसका एग्जाम AYJNISHD द्वारा लिया जाता है। इसका जो बोर्ड है NBER, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, कभी कभी इसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको फिर पता नहीं होता। तो NBER ये आपका बोर्ड नेम है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन। ठीक है, RCI बोर्ड नहीं है। आरसीआई एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, निकाय है, जो इससे संबंधित कोर्सों को रन करता है। वो एक प्रकार की शुरुआत में संस्था थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी हुए एक्ट का रूप ले ली और आज विषय शिक्षा में पूरी तरीके से एक्टिविटी करती है हर क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं। एक नंबर का कभी सवाल भी आ सकता है कि विशेष शिक्षा से संबंधित जो करिकुलम का निर्माण किया जाता है वो कौन करता है। उसमें कई सारे ऑप्शंस दे सकता है, तो वो आरसीआई ठीक होगा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो आपका उसी की जो कमेटी होती है वही गठित होती है और उसी के अनुसार वो निर्माण किया जाता है। तो चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज नामक आपका जो कॉमन पेपर है और फर्स्ट पेपर है, उससे संबंधित कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं क्वेश्चंस। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको लिखना भी है। तो चलिए देखते हैं। पहली यूनिट में जो ज्यादातर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में देखें तो आईसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इसके अलावा आईसीआईडीएच का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और सवाल ये पूछता है ज्यादातर बार बार कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इन तीनों में अंतर क्या होता है। इनसे रिलेटेड मैं बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं, आप सभी उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्लिक करेंगे आप आसानी से देख सकते हैं। और खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा जो सवाल ज्यादातर पूछते हैं कि अलग अलग जो हमारे अधिनियम हैं उनमें कितनी विकलांगताएं शामिल हैं, वो अधिनियम बना कब। जिनमें से अगर पूछ लेगा कि लुनासी एक्ट कब बना, ज्यादातर बहुत सारी जगह आपको बताया नहीं जाता है लुनासी एक्ट, क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है, बाद में ये मर्ज हो गया।
जिसको पागल अधिनियम कहते थे शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सब शब्दों का अच्छे रूप में चयन होने लगा है। लुनासी एक्ट 1912 में आया था, और 1912 के बाद जब हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट आया, जो 1986 1986 में, सॉरी 1987 में, है ना? तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही तो इन चीज़ों को सभी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि लुनासी एक्ट आया, फिर मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया 1987 में। इसके बाद आपका जैसे ही आगे समय गुजरता गया तो 1992 आ गया, जो कि आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है। इसके अलावा फिर आगे जैसे चलेंगे तो 1995 आ गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट है। इसके अलावा 1999 जो कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, और आज आप देख पा रहे हैं कि 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो आ गया। इन सब में अलग-अलग विकलांगताएं शामिल है, जैसे कि आरसीआई एक्ट में आपको 4 प्रकार की विकलांगताएं मिलेंगी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी 4 प्रकार की विकलांगताएं मिलेंगी, और पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगताएं मिलेंगी, एंड जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 21 डिसेबिलिटीज मिलेंगी, जो सभी लगभग कैटेगरीज इसमें शामिल है। तो उन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग एक एक नंबर में भी सवाल कर सकता है। तो एक एक नंबर के साथ साथ आपको अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस को भी रेडी रखना है। इन सभी के बहुत ही डिटेल से वीडियोज बनाए जा चुके हैं, आप जरूर क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सवाल आता है कि आखिर विकलांगता के कारण कौन-कौन से होते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है। कारण में कभी भी जब भी आप लिखें तो जो 3 कैटेगरी में उन्हें जरूर बांट दें, प्रीनेटल, पेरीनेटल या नेटल, या पोस्टनेटल। यानी कि जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। इस तरीके से बांट करके लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो अलग-अलग डिसेबिलिटीज हैं, आगे के जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। ये क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं, इनके टाइप्स या प्रकार क्या होते हैं। हो सकता है पूछ ले कि इनकी शैक्षणिक जो आवश्यकताएं होती है, एजुकेशनल नीड्स, वो क्या होती हैं। कभी भी एजुकेशनल नीड्स लिखने के लिए उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें हम एजुकेशनल नीड्स देखते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, तो हम उसकी नीड्स क्या होगी, वो कैसे सीखेगा? वो देख करके सीख सकता है, तो हमें वीडियो दिखा सकते हैं, इमेज के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से, टेली कैप्शनिंग के थ्रू उन्हें पढ़ाया जा सकता है, एक्टिविटी के थ्रू, किसी नाटक के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप में हो, टेंजिबल फॉर्मेट में हो। तो इस तरीके की गतिविधि के द्वारा हम उन्हें पढ़ा लिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इनकी एजुकेशनल नीड्स को हम देखते हैं, और उनके लिए हम आईईपी भी बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है इसका, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, ये भी कई बार सवाल पूछता है, खास करके इसकी जो कैटेगरीज होती है वो पूछता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इनका आईक्यू कितने से कितने रेंज में होता है, कौन-कौन सा, ये भी आपको ध्यान देना है। जो कितने अलग-अलग तरीके का होता है, क्योंकि इनका अलग-अलग होता है, जैसे कि मेडिकल भी होता है, इनका साइकोलॉजिकल भी होता है, एजुकेशनल भी होता है। तो एजुकेशनल में भी अलग टाइप्स हैं, साइकोलॉजिकल में भी अलग हैं, और जो चिकित्सकीय में जो मेडिकल होता है अलग-अलग। किस तरीके से हम किनको कहाँ रखते हैं, ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया जा चुका है। ये सवाल आते हैं बार-बार, इनको आप ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा डेफ ब्लाइंडनेस, जो बधिरांधता है, खास करके क्योंकि ये डुअल सेंसरी के अंतर्गत आता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सी डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट है? तो उनमें से हियरिंग इंपेयरमेंट भी अलग दे सकता है, एक में विजुअल इंपेयरमेंट दे सकता है, और एक ऑप्शन में डेफ ब्लाइंडनेस दे सकता है, और एक में दे देगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आपको ध्यान देना है
या चौथे में दे देगा कि किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है। तो सेंसरी तो सेंस तो वो भी है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से किसी को टेस्ट नहीं आता तो वो विकलांगता नहीं कहा जाता है अभी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। वो अभी उस कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट डेफ ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है। अगर सपोज सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से इंद्रिय जनित विकलांगता है, या तीनों ऑप्शन में दे देगा, तो ध्यान रखिए डेफ ब्लाइंडनेस भी इंद्रिय जनित विकलांगता है। भले ही वो डुअल है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कम इंद्रिय जनित तो है, वो डुअल है, वो एक अलग मैटर है। सिंगल सेंसरी इंपेयरमेंट जो एचआई होता है और जो बीआई होता है, ये दोनों सिंगल सिंगल हैं, लेकिन जो डेफ ब्लाइंडनेस है वो डुअल की कैटेगरी में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारा विजुअल इंपेयरमेंट होता है, उसके स्नेलन चार्ट से संबंधित सवाल आ सकता है। विजुअल इक्विटी क्या होती है, जैसे देखने की क्षमता, जब हम पता करते हैं, या देखने की क्षमता को हम विजुअल इक्विटी कहते हैं। स्नेलन चार्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? आंखों की जांच के लिए, कान की जांच के लिए, या हम क्या जांच करते हैं? क्या हम केवल विजुअल इक्विटी जांच के लिए करते हैं, या केवल हम ये देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित किस लेवल तक का उसके अंदर डेवलप्ड है? तो हम जैसा कि स्नेलन चार्ट से क्या करते हैं, क्या मापते हैं, इससे संबंधित एक नंबर का सवाल आ सकता है। देखिए, सवाल कैसे भी बन सकता है, हमेशा सवाल नए नए तरीके से बनते हैं। अधिनियम का सेशन पूछ लेगा कब बना, उसका पूरा नाम क्या है, कब बना। पूछा कि एंटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अब पूछ लेगा कि एंटी एक्ट में निम्नलिखित में से विकलांगताएं शामिल नहीं है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं एंटी एक्ट में, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। उनमें से जो आपका ऑटिज्म ऑटिज्म यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एजी, और सीपी यानी कि सिविल पॉलिसी, एमआर यानी कि मेंटली रिटार्डेशन, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड जो एमडी है मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन की दिव्यांगताएं हैं, इसलिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एक संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके का सवाल भी आ सकता है कि संरक्षणीय अधिनियम किसे कहते हैं, तो ये हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट उसके अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा जो और सवाल आ सकते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, या यूं कहें कि इन दोनों में अंतर लिखिए। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप में अंतर लिखिए। तो इससे संबंधित भी आप वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन से संबंधित जो बातें हैं, उनका डेफिनेशन है, उनमें दोनों में अंतर है, इन सबको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा स्क्रीनिंग एंड रेफरल, जो जांच और जांच के बाद जो जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का जांच हुआ और जांच में ये पता चला कि उसको व्यवहारिक समस्या है, तो व्यवहारिक समस्या को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। अगर कोई जांच हुआ और आगे चल करके उसको मशीन की जरूरत है, कान से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। आज ऐसे बातचीत से मान लीजिए कि काउंसलर बैठा हुआ है और उसका ऐसे ही जनरली इनफॉर्मल जांच हो रही है, और पता चल गया कि ये मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उन्हें लगेगा तो रिफर कर देगा। तो रेफरल सिस्टम जब हम ट्रांसफर करते हैं एज ए कंटेक्चुअल पर्सन के पास, उससे संबंधित भी आप पूरा पढ़िए। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप में जो माता पिता हैं, यानी कि अभिभावक है, और समुदाय किस तरीके से भूमिका निभाता है, इससे संबंधित भी पढ़िए। खास करके मॉडल से संबंधित जरूर सवाल पूछा जाता है। मॉडल्स का मतलब होता है अर्ली इंटरवेंशन के जो मॉडल होते हैं, जैसे कि होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड। तो इन दोनों को बड़े अच्छे से पढ़िए। और कंबाइंड एक मॉडल होता है जिनमें दोनों को मिला जुला रूप होता है कभी कभी, लेकिन इन सब के लाभ और नुकसान दोनों के अलग अलग हैं। दोनों के लाभ नहीं हो सकते, क्योंकि होम बेस्ड इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वो सेंटर तक नहीं आ सकता, आने जाने में सारा पैसा खर्च हो जाएगा, और पता चले कि सेंटर में आए तो 100 रुपए तो उसकी एंट्री फीस है, क्योंकि आजकल बिना एंट्री फीस के कहीं इलाज संभव नहीं जल्दी।
बहुत कम जगह फ्री में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगह बिना पैसे के कुछ नहीं है। और वो गरीब व्यक्ति जो दिन में ₹100 कमाता है और अगर उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शायद वो शहर आकर के अपना शहर में पानी ही खरीदेगा 20 या ₹40 का, वो इलाज तो कराना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक बात है, तो इनको बारे में भी ज़रूर आता है सवाल। इसके अलावा जो 5वीं यूनिट है आपकी, उससे काफ़ी सवाल आते हैं जिसमें कि आखिर जो ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में? दिव्यांगता के क्षेत्र में किन्हें हम डिसेबिलिटी सेक्टर में मानते हैं कि विकलांगता के क्षेत्र से संबंधित मानव संसाधन है। सपोज अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन आ गए स्पेशल एजुकेटर, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या ऐसे आ गया सवाल आइडियोलॉजिस्ट आ गया, या एक में दे दिया उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। आप जितने से संबंधित आप देख सकते हैं सारे हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट, ये हमेशा इससे संबंधित सवाल आता है और इसमें शॉर्ट में भी आता है। प्रेजेंट टाइम में 9 जो नेशनल इंस्टीट्यूट है दिव्यांगता से संबंधित, वो आप उसका वीडियो 2 पार्ट में है। एक पार्ट में 8 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और दूसरे में 1 है, और जो लास्ट में है सबसे बड़ा है जो NIMHR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। तो इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए। नेशनल इंस्टीट्यूट का एक-एक अलग-अलग से पूछ लेता है कि श्रवण दिव्यांगता के उनके विकास में या उनसे संबंधित, या उनकी, या यूँ कहें कि श्रवण दिव्यांगता से संबंधित जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं? इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है। समुदाय को जागरूक करने में राष्ट्रीय संस्थानों की क्या भूमिका है? इस तरीके से सवाल आ सकता है। इसके अलावा नाम पूछ सकता है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ कौन-कौन सी हैं? इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सवाल अब अटपटा पूछता है। जैसे पूछेगा कि अ AYJ NISHD कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में मुंबई नहीं देगा, महाराष्ट्र दे देगा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे NIEPMD, निपमेट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में चेन्नई नहीं देगा, तमिलनाडु दे देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अब ये पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है? तो कोलकाता नहीं बताएगा, बोलेगा पश्चिम बंगाल। तो या तो अब आप तो पढ़ के जाएँगे कोलकाता, क्योंकि जहाँ तुरंत मिलेगा कोलकाता, वो तुरंत सामने लिखा रहता है। नेट में सर्च करेंगे तो उसका स्टेट ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ पर कौन से स्टेट में स्थित है, वो तो जगह हो गया मतलब। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अगर अदरवाइज़ थोड़ी-सी लापरवाही आप सब गलत करके चले आएँगे, क्योंकि अभी हाल ही में इवैल्यूएशन जो हुआ था, करने गया था, तो ऐसे सिस्टम देखने को मिले और उनमें एक भी सही नहीं किसी के निकले। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इसके अलावा CBM, क्रिस्टोफर ब्लेंडेड मिशन, सपोज़ अगर ये पूछता है या नहीं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले को इसकी जानकारी है या नहीं। अगर ऐसा पूछ ले तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टोफर ब्लेंडेड मिशन किस पर काम करता है, कि ब्लाइंड से रिलेटेड काम करता है, या HI से रिलेटेड काम करता है, या लोकोमोटर से रिलेटेड काम करता है। यही अगर सवाल पूछ ले। आइडिया का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी और NGOज़ का क्या रोल होता है डिसेबिलिटी सेक्टर में, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं खास करके। और एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, और वो सवाल है दिव्यांगता या विकलांगता के प्रति हमारे समुदाय में गलत धारणाएँ कौन-कौन सी हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, और उनको किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। इन बात का भी हमें ध्यान में रखना है। इससे संबंधित भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत डिटेल से आप उन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये ज़्यादा संभावित जो सवाल है, डिसेबिलिटी में ज़्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड जो मेंटल रिटार्डेशन है, खास करके इनके इंटरनल जो टाइप्स हैं, इन सबको भी बड़े ध्यान से पढ़िए। ये बार-बार पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत ध्यान से एक-एक का डेफिनिशन बहुत अच्छे से पढ़िए। इम्पेयरमेंट का क्या है, डिसेबिलिटी का क्या है, हैंडीकैप का क्या है, क्योंकि तीनों एक जैसा नहीं है। आप सवाल में पूछ लिया कि अगर किसी को कट लग गया, ऑप्शन दे देगा, वो क्षति है, या क्षमता है, या विकलांगता है, या इनमें से कोई नहीं है। तब तो आफत हो जाएगा।
तो फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट ज्यादा आगे की ओर नहीं, और तो उसको कहते हैं कि हम उसको क्षति हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्षति केवल इससे रिलेट करता है कि वो दिख रहा है फिजिकली और मेंटली, फंक्शनली डिसेबिलिटी में चला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको फंक्शनल रूप में जो डिफाइन किया है बड़े अच्छे से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ने जो डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है, उसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए। छोटे छोटे सवाल बहुत सारे आ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहला किसने प्रयोग किया? जो सैमुअल किर्क महोदय थे, उन्होंने किया। और पूछेगा कि कहां किया, तो शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये शब्द बोला था। अब ऐसा पूछ लेगा तो ये तो आपके लिए नई बात हो जाएगी। जो ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बोलेगा कि पाउल ईगन ब्लूलर। तो वैसे तो ब्लूलर नाम से फेमस है, तो पाउल ईगन ब्लूलर हो जाएगा। कब किया, ये भी आपको एक एक पूरा सेशन ध्यान में रखना है। एक एक वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं बना के रखा हूं, बहुत सारी वीडियो जो आपके मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबको दे दूं और आप उनको क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। कोई किसी तरीके का इशू नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से संबंधित होगा। इसके अलावा बात एक ध्यान रखना है, कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, कौन कौन से कारण होते हैं, और डिसेबिलिटी के कौन कौन से बचाव होते हैं, जो प्रिवेंशन होते हैं, उन पर भी आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जरूर पढ़ लेना है ध्यान से। और डिसेबिलिटीज में और खास करके इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकेप में अंतर पूछ सकता है, या केवल किसी दो में अंतर में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि दिव्यांगता क्या होता है और किस तरीके से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हुआ, पहले क्या बोला जाता था, किस तरीके से आज हम एक जो व्यवस्था आज दे पा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, आज कौन सी शिक्षा व्यवस्था व्याप्त है। एक चीज और कभी कभी भ्रम करने के लिए पूछ लेता है, क्योंकि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कभी सक्सेस नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। उसका एक मेन रीजन है, सवाल पूछता है कि बीएफई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। लेकिन जो ज्यादातर सक्सेस है वो है एलआरई, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, और यही अपनाया जाता है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट ही अपनाया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 100% बैरियर फ्री कभी मिल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम, कोई भी बच्चा आ गया, अगर उसके अनुसार एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब वो बैरियर फ्री नहीं है। उसके कुछ क्षेत्रों में है, कुछ क्षेत्रों में नहीं है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। हम बैरियर फ्री का मतलब आजकल सिर्फ इतना समझते हैं कि लिफ्ट बना दिए, रैंप बना दिए, बस हो गया, दैट इज कॉल्ड बैरियर फ्री। नो, दिस इज नॉट कॉल्ड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इन सब का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये इससे रिलेटेड ये पेपर था, कुछ संभावित प्रश्न, और बहुत ही सावधानी से। सभी को शुभकामनाएं, सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए और बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी और कौन कौन से सवाल हैं आपके, किस तरीके के, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका नजदीक एग्जाम है। सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए वीडियो को, और आपको लगता है कि स्वयं के साथ साथ दूसरे के लिए भी उपयोगी है तो ही आप दूसरों को शेयर करिए। अदरवाइज आप भी लाइक करें या ना करें, बट अपना डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, जो आपका दूसरा पेपर होगा, जो कि 8 तारीख को एग्जाम होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने लगभग जाने, सभी का नेशनल इंस्टीट्यूट जाना, सभी डिसेबिलिटीज और एजुकेशनल नीड्स कौन कौन सी होती हैं, इन सब पर भी फोकस करिएगा बहुत ध्यान से। आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 11 बजे से 1 बजे तक। बहुत ही सावधानी पूर्वक एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। और जब शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखिए, एक बात का थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से लिखने में बड़ा गलती कर देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा क्वेश्चन मत लिखा करिए, और ना ही पूरे ऑप्शंस लिखा करिए। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए सही है, सीधा आंसर लिखा, बस समय बच जाता है हमारा। अगर सोचिए आप 20 क्वेश्चन को पूरा उतारेंगे तो 20 क्वेश्चन को कॉपी करने में ही कम से कम आपका 10 मिनट चला जाएगा, और आपका वो जो 3 घंटे है वो फिर कहां आप मैनेज करेंगे। फिर कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन छूट गए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा इलैबोरेट करके लिखना सीखिए, और कंटेक्चुअल लिखिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं अभी इवैल्यूएशन करने गया था तो हियरिंग इंपेयरमेंट को विजुअल इंपेयरमेंट में लिख रहे हैं, विजुअल इंपेयरमेंट को हियरिंग इंपेयरमेंट में लिख रहे हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी, इन दोनों में अंतर ही नहीं पता।
तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ लेगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी किस अधिनियम में शामिल है, तो आप तो जानते हैं सीधा सीधा कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसी में शामिल है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि सब में सभी डिसेबिलिटी शामिल नहीं है। एक एक एक्ट्स का वीडियो भी मैं बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अच्छे से आप उसे पढ़िए। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।